नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से इस वक्त की बड़ी जानकारी है, जहां 7 लोगों के सैंपल पुणे भेजे गए हैं। दरअसल ब्रिटेन से ये सभी 7 लोग लौटे हुए थे और संक्रमित पाए जाने पर इनके सैंपल अब भेजे गए हैं। इसमें से 5 लोग देहरादून के हैं, एक उधम सिंह नगर से, एक नैनीताल जिले से है। अब जांच रिपोर्ट का इंतजार स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, क्योंकि ये 7 लोग ब्रिटेन से आए हैं। नए स्ट्रेन को लेकर के आपको बता दें कि जो चिंता है वो स्वास्थ्य विभाग पहले भी जाहिर कर चुका है, और ऐसे में अब चूंकि इनके पॉजिटिव आने के बाद इनकी जो और जांच है उसके लिए सैंपल्स को पुणे भेजा गया है और अब इंतजार स्वास्थ्य विभाग इन रिपोर्ट्स का कर रहा है, क्योंकि कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर के हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। ब्रिटेन से ये सभी 7 लोग लौटे हुए हैं, जिसमें से 5 देहरादून के हैं, एक उधम सिंह नगर से है, और इन सभी के जो सैंपल्स हैं वो अब पुणे भेज दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि नए स्ट्रेन को लेकर के इस वक्त स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है और इसलिए लगातार उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जो कि विगत दिनों ब्रिटेन से वापस आए हैं। उसमें 7 लोग ऐसे हैं जो कि उत्तराखंड भी पहुंचे हैं, और इन सब के सैंपल्स को अब पुणे भेजा गया है, जहां पर अब इसमें जांच होगी, क्योंकि संक्रमित पाए जाने पर ये सैंपल पुणे भेजे गए हैं। और नए स्ट्रेन का पता लगाने के लिए अब एक और जांच होगी और इसको लेकर के पुणे ये सैंपल्स भेज दिए गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जांच रिपोर्ट का इंतजार अभी स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है। रतन नेगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। रतन, ये बताएं, 7 लोगों के सैंपल पुणे भेजे गए हैं, फिलहाल क्या जानकारी है? देखिए, ब्रिटेन से उत्तराखंड लौटे 7 शहरों के जो सैंपल है वो जांच के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही अब पता लगेगा कि सचिवों में कोरोना वायरस का कौन सा स्वरूप है। इस बात की जानकारी यहाँ पर निकल जा रही है। खबर है कि ब्रिटेन में अब कोरोना वायरस का नया रूप मिला है। हाल ही में ब्रिटेन से उत्तराखंड लौटे 7 लोग जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इनमें कोरोना का कौन सा रूप है, इसकी जांच के लिए सभी के सैंपल अब पुणे भेजे गए हैं। इन 7 लोगों में अगर बात की जाए तो 5 देहरादून, एक उधम सिंह नगर, एक नैनीताल जिले से हैं। दरअसल में प्रदेश की कोविड जांच प्रयोगशाला में अभी तक अगर बात की जाए तो कोरोना के नए रूप की पहचान करने की सुविधा नहीं है, इसलिए सैंपल एनआईवी पुणे भेजे गए हैं। स्टेट कोविड कंट्रोल रूम के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की अगर बात की जाए डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी ने यह कहा है कि 2 से 3 दिन के भीतर रिपोर्ट आने की उम्मीद है। वहीं ब्रिटेन से लौटे 23 लोगों के में 2 के नामों की सूची जो है वो 2 बार दर्ज की गई है। ब्रिटेन से उधम सिंह नगर लौटे कोरोना जांच के लिए चिन्हित 25 लोगों में से 2 के नामों की जो सूची है उसमें 2 बार दर्ज किए गए हैं, जबकि वास्तव में 23 लोग ही ब्रिटेन से लौटे थे। इनमें 15 लोगों को कोरोना की जांच हो चुकी है, जबकि शेष जो 8 लोगों में से का अब पता नहीं चल सका। इनमें एक व्यक्ति रामपुर का बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी सूचना केंद्र और राज्य की आईडीएसपी यूनिट यानी कि इंटीग्रेटेड डीसीजी सर्विलांस प्रोग्राम और एलआईयू को भेज दिया है। इधर ब्रिटेन से लौटी संक्रमित महिला समेत 2 लोगों के सैंपलों की जांच के लिए वे भेजे गए। तो आने वाले दिनों में 2 या 3 दिन से मालूम चल पाएगा कि जिन लोगों के सैंपल पुणे भेजे गए हैं उनमें कोरोना का कौन सा वायरस है या कौन सा स्वरूप है। चलिए रतन, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो नए साल के जश्न को लेकर के उधम सिंह नगर पुलिस ने तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं और नए साल के जश्न को लेकर के आयोजकों को कोविड-19 की गाइडलाइन को फॉलो करना ही होगा। जानकारी देते हुए प्रशासन ने यह बताया है कि कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर प्रोग्राम करने से बैन किया गया है। सिर्फ अपने निजी स्थान पर ही लोग कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं और इसमें भी 100 लोगों से अधिक एक साथ एकत्रित नहीं होंगे। यही नहीं, हुड़दंग काटने वाले, शराब पीकर के रफ ड्राइविंग करने वाले लोगों पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। इसमें हम जितनी भी जहाँ भी, पहली बात तो हम मेरी जानकारी में नहीं है कहीं मतलब उधम सिंह नगर में इसका आयोजन हो रहा है, और हम मीटिंग कर रहे हैं सभी थाना स्तर, सभी एसओज, सारे सीओज, जहाँ भी इस तरह का आयोजन हो रहा हो वहाँ जानकारी कर रहे हैं। उनको स्पष्ट रूप से कोविड के संबंध में जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से पहला बात तो यह है कि ये ना हो कार्यक्रम, इस तरह का कार्यक्रम ना हो। पहला हमारा प्रयास ये रहेगा, अगर कोई आयोजन करता है तो उसको जो कोविड के संबंध में जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करते हुए मैक्सिमम 100 लोग रह सकते हैं। उसमें भी जो है आपका जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क धारण करने का है, और जो अन्य इसके अलावा जो अन्य जो सावधानियां हैं उसको अपनाते हुए अगर कोई करता है तो उसमें इसको विचार किया जाएगा। लेकिन हमारा प्रथम तो यही उद्देश्य, हमारा प्रयास है कि इस तरह का कोई आयोजन हो ही नहीं। इसको अगर कोई आयोजन करना अपने घर के स्तर पर कर ले,
परिवार के स्तर पर कर लें, लेकिन ये समूह में। दूसरा इसमें एक ये भी होता है कि जो कम उम्र के लड़के होते हैं ये शराब वराब पी करके हुड़दंगबाजी करते हैं, उससे भी जो है उसमें भी कोविड के जो दिशा निर्देश हैं उसका उल्लंघन होता है। और चलिए बातचीत करते हैं, चेतन बिष्ट हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। चेतन ने बताएं कि कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करना जरूरी होगा, नए साल के जश्न को लेकर के गाइडलाइंस जारी की गई हैं, क्या जानकारी? बिल्कुल आयुष, जिस तरह से कोविड-19 अभी कोरोना वायरस का कहर चल रहा है और नया साल का जश्न की तैयारी में लोग लगे हुए हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि कोई भी सार्वजनिक स्थल पे कोई भी प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। अपने घरों में लोग जरूर प्रोग्राम कर सकते हैं, जिसमें भी 100 लोगों तक ही गैदरिंग की जाएगी। इसके अलावा पुलिस ने ये भी इंतजाम किए हैं कि जहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं वहाँ पर एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर कराई जाए और उस पर भी पुलिस नजर रखेगी कि 100 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग ना हो, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। इसके अलावा मास्क का प्रयोग किया जाए। तो पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं मुस्तैदी से कोशिश कर रहा है कि कोरोना के जो कहर है उसको कम में रखा जाए, कंट्रोल में रखा जाए। इसके अलावा पुलिस ये भी नजर रखने की कोशिश कर रही है कि उस रात 31 की नाइट या 31 के दिन भी कोई शराब पीकर लोग हुड़दंग ना करें या कहीं पर भी किसी तरह की अराजकता ना फैलाई जाए। तो पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश में तो यही कर रहा है कि स्थिति को कंट्रोल में रखा जाए और लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना होने दी जाए। चलिए चेतन, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए। और इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी है, हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम शांता कुमार की पत्नी का निधन हो गया है। निधन पर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने शोक व्यक्त किया है। दिवंगत आत्मा को शांति मिले, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कही है ये बात। इसके अलावा परिवारजन को ईश्वर ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे और परिवारजनों को कोरोना से जल्द ठीक होने की भी कामना की गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। परिवारजनों को धैर्य प्रदान करे और परिवारजनों को कोरोना से जल्द ठीक होने की कामना, ये बात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट करते हुए कही गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम शांता कुमार की पत्नी के निधन पर मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया है और सीएम त्रिवेंद्र रावत ने शोक व्यक्त किया है। दिवंगत आत्मा को शांति मिले, त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से ये बातें कही गई हैं। परिवारजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना है। तो परिवारजनों को कोरोना से जल्द ठीक होने की भी कामना मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कुंभ मेला 2021 को दिव्य और भव्य बनाने में मेला प्रशासन दिन रात लगा है। गंगा घाट सहित मुख्य रास्तों पर धार्मिक चित्रों की पेंटिंग की जा रही है, जो कि आने वालों को कुंभ में श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी। इसके अलावा इस बार आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुंभ मेले में क्या क्या खास होने वाला है, इसको लेकर के गंगा घाट से मेलाधिकारी दीपक रावत से बातचीत की हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी ने। हरिद्वार कुंभ मेले को लेकर मेला प्रशासन दिन रात एक साथ जुटा हुआ है कि किस तरह से दिव्य और भव्य इस कुंभ को बनाया जाए। इसी को देखते हुए यहाँ पर दीवारों पर धार्मिक कलाकृतियाँ बनाई जा रही हैं और चित्रों के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि बद्रीनाथ और चारों धाम बनाए जा रहे हैं। और साथ में कई जो पथ हैं गंगा घाट के अलावा वहाँ पर राम कथा भी यहाँ पर दर्शाई गई है। आज इस समय हम एक गंगा घाट में पहुंचे हुए हैं और मेला अधिकारी दीपक रावत और अपर मेला अधिकारी हरवीर सिंह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं कि किस तरह से गंगा घाट यहाँ पर आकर्षण का केंद्र जो बनने जा रही हैं कलाकृतियाँ, आने वाले जो श्रद्धालु हैं किस तरह से उन्हें आकर्षित करेंगे। हमारे साथ दीपक रावत मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि सर ये कुंभ में जो इस बार की सजावट की गई है इसका उद्देश्य पूरा क्या है, किसी तरह से जो आने वाले श्रद्धालु हैं ये आकर्षण का केंद्र बनेंगे मेले में। और देखिए, किसी भी इवेंट में या किसी भी आयोजन में सजावट के 2-3 एस्पेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें एक तो है कलरिंग और आर्ट, दूसरा है आपकी लाइटिंग और तीसरा है आपकी फ्लावरिंग या वेजिटेशन या फिर हरियाली। तीनों ही एस्पेक्ट्स को हम ध्यान में रखते हुए इनको हरिद्वार की जो हमारी एक तरह से ब्यूटी है उसको निखार रहे हैं। इसमें अभी जो आप देख रहे हैं ये केवल पेंटिंग वाला हिस्सा है। इसमें हमने 7 अलग अलग कंपनीज़ को एम्पैनल किया है और उस एम्पैनलमेंट के बाद उनको ये काम सौंपा है, जिसमें से 30-32 थीम्स हैं, जिसमें मुख्यतः जैसे उत्तराखंड के मंदिर हैं, उत्तराखंड की पोशाकें हैं, उत्तराखंड का कल्चर है, यहाँ के डांसेस हैं, म्यूज़िक फॉर्म्स हैं, यहाँ के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसके अलावा हिंदू माइथोलॉजी के जो एलिमेंट्स हैं, प्लस हरिद्वार के हमारे जो आसपास के दर्शनीय स्थल हैं, इन सब को मिला के थीम्स बनाए गए हैं। जो हमारी सरकारी बिल्डिंग्स हैं या घाट्स हैं या कुछ ओपन फसाड्स हैं जो गंगा जी को फेस करती हैं, पिलर्स हैं, इन सबको हम ब्यूटीफाई कर रहे हैं ताकि एक जो खूबसूरती है, एक जो एनर्जी है कुंभ की,
वो सब महसूस करें। हाँ, बिल्कुल। देखिए सर, एक इस बार कुंभ में आस्था पथ बनाया गया है, साथ ही एक राम कथा जो पूरे रास्ते अगर बात की जाए तो वो भी दर्शाई गई है। इसके अलावा और क्या आकर्षण का केंद्र इस बार रहने वाला है कुंभ में? अभी आपने आस्था पथ बताया, आस्था पथ में समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कुंभ में रहेगा, और आगे तो खैर रहेगा ही, क्योंकि इतना लंबा एक स्ट्रेच गंगा जी के अलोंग जो कि एकांत में है, अलग है, हाईवे से होते हुए भी लगता नहीं कि भीड़ भाड़ में है, उसको हम ब्यूटीफाई कर रहे हैं, उसकी लैंडस्केपिंग हो रही है, वहाँ पे कुछ सैंड गार्डन्स बन रहे हैं, एक अलग तरह की एक चीज़ हरिद्वार को एक तरह से मैं समझता हूँ कि एक गिफ्ट है जो सबके लिए आने वाले दिनों में काम आएगा। इसके अलावा हमारे जो बहुत से बाकी प्लान्स हैं उसमें आपकी फसाड लाइटिंग है, ब्रिजेस की, चाहे बिल्डिंग्स की फसाड लाइटिंग है, ये भी आपको देखने को मिलेगी। ओम ब्रिज का भी एक तरीके से फसाड लाइटिंग का टेंडर हो गया है, ये भी आपको बड़ा ही आकर्षक दिखेगा। काफ़ी सारे सेल्फी पॉइंट्स हम लोग बनाने जा रहे हैं, और इसमें 3 हमारे जो प्रमुख रूप से हम स्पॉट्स हमने लिए हैं, एक तो एलबंद है, दूसरा आपका सतीकुंड के आसपास वाला एरिया है, और तीसरा हमारे जो दुधियाबंद वाली सड़क है, इसको भी HRDA कर रहा है, उनको आकर्षक बना रहा है। हाँ बिल्कुल। देखिए, दिन रात मेला प्रशासन लगा हुआ है, जो यहाँ पर सजावट की जा रही है, सजाया जा रहा है। तो आने वाला जो कुंभ है 2021 वो भव्य होगा, दिव्य होगा। आने वाले लोगों को, आने वाले श्रद्धालुओं को ये सभी चीज़ें जो बनाई जा रही हैं यहाँ पर, कलाकृति, धार्मिक कलाकृति, वो अपने आप में आकर्षित करेंगी, और ये आकर्षण का केंद्र रहेंगी कुंभ मेले में। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। और चलिए बातचीत कर लेते हैं। धर्मेंद्र हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, आपने बातचीत भी की मेला अधिकारी के साथ, लेकिन स्पेशल और इस बार खास क्या रहने वाला है इस कुंभ के अंदर, और क्या विशेष व्यवस्थाएं आपको वहां पर देखने को मिली? अधिकारी की तरफ से क्या बताया गया, और थोड़ा अपडेट करें। हाँ, देखिए, कह सकते हैं कि 2 दिन बाद 2021 शुरू होने वाला है, और 2021 में ही हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है। इस बार जो सबसे बड़ी चुनौती है वो कोविड-19 है। उसके बीच में, उसके साए में कह सकते हैं कि कुंभ मेले का आयोजन होना है यहाँ पर, लेकिन बावजूद उसके लगातार जो कुंभ प्रशासन है वो अपनी तैयारी यहाँ पर कर रहा है, और पूरे शहर को, कह सकते हैं गंगा के जो मुख्य घाट हैं, जो हर की पैड़ी पे जाने वाले रास्ते हैं, उनमें धार्मिक कलाकृतियों के साथ पेंटिंग की गई है, और पूरे चारों धाम उत्तराखंड के दिखाए गए हैं, और एक पथ, एक रास्ता ऐसा बनाया गया है जिसपे पूरी रामायण की जितने भी प्रसंग हैं वो एक चित्रों के माध्यम से उस पर दिखाए गए हैं। तो काफी ये मनमोहक है, जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इसके साथ ही लाइटिंग की व्यवस्था पूरे क्षेत्र में की जा रही है। एक अलग से एक आस्था पथ यहाँ पर बनाया गया है। काफी कह सकते हैं कि कार्य यहाँ पर चल रहे हैं। हालांकि अभी मेले का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, जो संभावना जताई जा रही है, क्योंकि पहला जो शाही स्नान है वो 11 मार्च का है, तो उससे पहले हालांकि कई स्नान होने हैं। 14 जनवरी को भी मकर संक्रांति का स्नान होना है, लेकिन वो शाही स्नान नहीं है, उसमें साधु संत स्नान नहीं करेंगे। तो अभी कुछ समय अखाड़ा, ये मेला प्रशासन मान के चल रहा है, तो अभी 1-2 महीने का समय मेला प्रशासन पे है। लेकिन 1 जनवरी से कह सकते हैं कि 2021 महाकुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसको देखते हुए रात दिन मेला प्रशासन की टीम लगी हुई है कि कैसे उसे भव्य बनाया जाए, कैसे उसे दिव्य बनाया जाए। चलिए धर्मेंद्र, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए। और एक और बड़ी जानकारी है, देहरादून से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में हल्के बादल छाए रहेंगे। प्रदेश के कई जिलों में मौसम हालांकि साफ रहेगा। ये बड़ी और अहम जानकारी है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तो देहरादून में मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी करते हुए मौसम को लेकर के जानकारी दी है, जिसमें हरिद्वार और उधम सिंह नगर में हल्के बादल छाए रहने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा प्रदेश में कई जिलों में मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है। उत्तरकाशी की यमुना घाटी में भारी बर्फबारी से दर्जन भर से अधिक मार्ग बंद हैं और यमुना घाटी का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह से टूट गया है। हालांकि मार्ग खोलने की कवायद जारी है। दर्जन भर से अधिक वाहन धरासू यमुनोत्री नेशनल हाईवे के राड़ी के पास फंसे हुए हैं। हालांकि सभी वाहन को निकालने का प्रयास भी हो रहा है, लेकिन फिर भी लगातार हो रही बर्फबारी से आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। 2020 में लगातार चौथी बार ये भारी बर्फबारी हुई है, जिससे यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर जमकर बर्फबारी की वजह से आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो पौड़ी में आम आदमी पार्टी की बैठक में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के विचार विमर्श किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दिग्मोहन नेगी ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा
कि 4 सालों में एक भी काम ऐसा नहीं हुआ है जिसमें जनता उस पर दोबारा से विश्वास कर सके। प्रदेश प्रवक्ता आशुतोष नेगी ने पौड़ी को एक खूबसूरत पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की बात कही है। देखिए, 2022 का जो चुनाव होगा वो पूरी तरह से अब काम की राजनीति पर बात होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब उत्तराखंड में प्रवेश कर चुकी है और हम 70 सीटों पर इलेक्शन इस बार लड़ रहे हैं। मुख्य तौर पर हमारे पास शिक्षा, जो विगत 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने, जैसा आप जानते हैं कि 10-10 साल दोनों ने राज करा, और आज शिक्षा की बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं, पलायन, बेरोजगारी, सारे मुद्दे हैं। लगभग मुझे लगता है कि उत्तराखंड एक अकेला ऐसा राज्य है कि जिसमें 20 वर्ष के बाद इतनी बदहाली स्थिति शिक्षा और स्वास्थ्य की है। तो जनता में बड़ा आक्रोश है और लोग बुरी तरह से नकार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को, क्योंकि अब जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगी। दोनों ने ही इस प्रदेश को लूटा है। आज भी अगर आप देखेंगे तो सरकार में मंत्री कांग्रेस के हैं और मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं। तो कहीं ना कहीं जनता इस बात को समझ रही है कि आप चाहे कांग्रेस को जिताएं चाहे भारतीय जनता पार्टी को, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बननी है, क्योंकि कांग्रेस के विधायक बिक जाते तो उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म है और कांग्रेस वैसे भी विरोधी के कगार पर है। तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव होगा वो वैसे भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में होगा। और जिस स्तर पर आज यूथ जुड़ रहा है, जिस स्तर पर हमारे साथ बूथ स्तर के कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, महिलाएं और बुजुर्ग और तमाम प्रदेश के बुद्धिजीवी लोग आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे, मुझे लगता है कि 2022 में अब उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन सूबे का राजनीतिक माहौल अभी से सियासी रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उत्तराखंड पहुंचकर जिस तरह से भाजपा सरकार की घेराबंदी की, कांग्रेस ने आप नेता सिसोदिया पर राजनीतिक हमला बोला है, प्रदेश के माहौल को और ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। तो फिर वहीं प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने भी कार्यकर्ताओं को टिप्स देने का सिलसिला शुरू करके कार्यकर्ताओं को एकजुट करना शुरू कर दिया है। कल जसपुर रोड स्थित बसपा नेता मोहम्मद आसिम के निवास पर जुटे बसपा नेताओं ने यह दावा किया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा पुनः उभरेगी और सत्ता में भागीदारी निभाएगी। इस दौरान बसपा नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर हमला बोलते हुए प्रदेश में बीएसपी के जनाधार को बढ़ाने की बात कही है। काशीपुर में आज जो आया हूँ उसका मेन मकसद ये है, पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं अल्मोड़ा, रानीखेत, रामनगर, हल्द्वानी, काला ढूंगी होते हुए रात को मैं यहाँ पर 10 बजे पहुँचा हूँ और मैं किसी होटल में ठहरा हुआ था और वो आदेश मुझे ये हुआ था कि 31 के दिन हमारा जो एक प्रोग्राम रखा गया है जसपुर में, मैं उस सिलसिले में आया था यहाँ की गतिविधि और कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए। तो आज जो है हमारा आसमी पैलेस में जो हमारे आसिम भाई हैं, इन्होंने हमें जो है मान सम्मान के साथ यहाँ बुलाया और हमारी गाड़ी रोक के आज हमें अपने स्थान पे बुलाया और हमें सम्मान दिया। सबसे पहले तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। दूसरा धन्यवाद आपकी मीडिया का है, जो आपने मुझे रोक करके और ये आपने मेरे साथ ये सवाल जवाब जो किया है, मैं उसको बड़ी अच्छे तरीके से आपको बता दूँ कि मैं जो ये 31 को हमारा प्रोग्राम है उसमें हमारे शमसुद्दीन राइन साहब उत्तराखंड प्रभारी आ रहे हैं और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नरेश गौतम जी आ रहे हैं और ये प्रोग्राम जो है चेयरमैन साहब के। वहीं चमोली के विकासखंड नागनाथ पोखरी में नगर पंचायत की भारी लापरवाही देखने को मिली है, जहां पर नगर निगम की लापरवाही के कारण न केवल पूरा शहर विषैले धुएं की चपेट में है, बल्कि एक बड़ा वन क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया है। दरअसल पोखरी नगर पंचायत पूरे नगर क्षेत्र में 5 गांव के कूड़े को पोखरी मुख्यालय के गोदी बैंड पर इकट्ठा करता है और फिर इसके निस्तारण के लिए इसमें आग लगा दी जाती है। पिछले दिनों लगाई गई कूड़े की आग ने यहां पर मौजूद बांज के सैकड़ों पेड़ भी अपनी जद में ले लिए, जिससे जंगल में आग फैल गई। बड़ी खेदजनक स्थिति है कि पोखरी नगर पंचायत 4-5 गांवों का कूड़ा इकट्ठा करके सफाई के नाम पे और पोखरी बाजार के नज़दीक गोदी बैंड में डालती है। घना बांज का जंगल था वहाँ पे, अगल बगल अभी भी है और उन्होंने उस कूड़े को आग लगा करके और बहुत ही नुकसान प्रकृति को किया है। लगभग 40 के करीब पेड़ सूख चुके हैं, लोग काट करके ले जा रहे हैं, कई पेड़ सूखने की कगार पे हैं
इस जहाँ पे ये कूड़ा का डंपिंग बनाया गया है, इसके नीचे एक गोदी गांव है, वैष्णव लोग वहाँ पे रहते हैं। उनका नेचुरल स्रोत है पानी के, 2 धारे हैं। और पहले जब पोखरी में पानी नहीं होता था तो यहीं जाते थे लोग पानी लेने। ठीक उसके ऊपर से ये कूड़ा है, इसको जलाते हैं और बारिश वारिश आती है, नाले का पानी जाता है, सब उनके उस नौले पे जाता है, उस धार पे जाता है, उसको बर्बाद करता है। बहुत नुकसान किया है प्रकृति को। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जो एक पानी की लाइन बिछाने नहीं देते हैं बिना फॉरेस्ट के क्लियरेंस के, लोगों का बालू जो मकान बनाने के लिए ला रहे हैं उसका घर पे आकर के चालान कर रहे हैं, रवानगी नहीं है कह के, वो भी मौन बैठे हुए हैं। ये कुछ शरारती तो तुम्हारा बार बार जो है इस कूड़ा स्थल पे जो है आग लगाई जा रही है जी। और हमारे द्वारा बार बार जो है इस आग को बुझाया जा रहा है जी। हमारे कर्मचारी और स्वयं मैं भी जो है मौके घटने पे जाके हम कल 3 घंटे में जो है हमने उस वहाँ की जो है आग बुझा पाए हैं जी। उससे पहले भी जो है आग लगी हुई थी जी जी। और उससे पहले भी हमारे कर्मचारियों द्वारा जी जी आग बुझाने का काम किया गया है जी जी। और नगर पंचायत की छवि को बिगाड़ने के लिए जी विरोधी जो है जी उस पर आग लगाते जा रहे हैं जी। और इसका जो है निस्तारण बहुत जल्द हो जाए, क्योंकि शासन द्वारा जो है हमें कूड़ा निस्तारण हेतु भूमि उपलब्ध करा दी गई है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।